In this lecture we are going to discuss about concept of displacement current in electromagnetic wave। इस चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है हमारा, है ना, क्योंकि इसकी मदद से क्या किया जाता है, हमारे फोर्थ इक्वेशन मैक्सवेल के 4 इक्वेशन को बताया जाता है। और फोर्थ इक्वेशन जो है आपका क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ है। इस एम्पियर सर्किटल लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया है मैक्सवेल साहब ने। उन्होंने क्या बोला था बेसिकली, उसको बात करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्शन करंट क्या होता है ना। तो कंडक्शन करंट के बारे में बात करते हैं, ये कंडक्शन करंट बेसिकली है क्या। उसके बाद हम आते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट पे। द करंट फ्लोज ड्यू टू द फिजिकल चार्ज, ड्यू टू द फ्लो ऑफ फिजिकल चार्ज इज बेसिकली नोन एज कंडक्शन करंट। जब कभी भी कोई भी चार्ज के कारण, किसी चार्ज के फ्लो के कारण जब भी करंट आता है तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट। कहने का मतलब ये, अभी तक हमने जो भी करंट पढ़ा था, मैग्नेटिज्म में करंट फ्लो कर रहा था, हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट फ्लो कर रहा था, है ना। तो और दूसरा हमारा जब हम कैपेसिटर पढ़ रहे थे तो वायर में जो करंट फ्लो कर रहा था, दैट इज बेसिकली नोन एज कंडक्शन करंट। तो चार्ज के करंट फ्लो का जब फ्लो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट। तो ड्यू टू फ्लो ऑफ फिजिकल चार्ज, फिजिकल इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। आप इसे आईसी से भी थोड़ा सा समझने के लिए इसे आईसी से दिखा सकते हैं, नहीं सिंपली आई से दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी तक आप आई से दिखाते हुए आए हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा समझने के लिए आईसी से दिखा दीजिए। आईसी इज द कंडक्शन करंट। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट बेसिकली होता क्या है ना। The current flows due to the change of electric field, और करके लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स in space is known as डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना। तो जब कभी भी किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से जो करंट हमारा फ्लो करता है स्पेस में, दैट इज बेसिकली नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट से देखा जाता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, है ना। मान लेते हैं ये आपका क्या है, कैपेसिटर है इस तरीके से। ये अगर हमारा एक कैपेसिटर प्लेट है जिसको हम क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बैटरी। ये बैटरी लगा देते हैं, ये हमारा क्या है, स्विच है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो जैसे ही स्विच को क्लोज करते हैं वैसे ही क्या करता है, एकदम से करंट बहता है ना। तो करंट जो बहता है, करंट अगर आता जाएगा तो इस पर क्या होता है, चार्ज एक्युमुलेशन स्टार्ट हो जाता है, और ये वाला प्लेट हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और ये वाला प्लेट हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और इस तरीके से करंट फ्लो करता है। तो मान लेते हैं किसी टाइम टी पर चार्ज हमारा क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है ना। तो जब हम ध्यान से अगर आप सोचें, अगर इस कॉन्सेप्ट को समझें कि अगर मैं क्या करता हूँ, किसी भी वायर को इस तरीके से यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पे बैटरी लगा देता हूँ, क्या कभी भी कोई भी हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा क्या? तो आंसर है नहीं, क्योंकि हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं है ना। ऐसा दिखने में तो यहाँ भी लगता है कि सर्किट कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा क्या करता है, करंट फ्लो करता है। ऐसा लगता है इधर से करंट आ रहा है, ऐसा लगता है इधर से करंट आ रहा है और इधर से करंट निकल जा रहा है। अगर हम इस कैपेसिटर को एक ब्लैक बॉक्स में बंद कर देते हैं, मतलब इस कैपेसिटर को अगर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अगर इसे ब्लैक बॉक्स में बंद कर देते हैं या फिर इस तरीके से बंद कर देते हैं कि कैपेसिटर हमें नहीं दिख रहा है, तो हमें लगता है कि करंट अंदर से इंटर कर रहा है और उधर से करंट निकल रहा है। इसका मतलब पूरा पूरा करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन जब हम ध्यान से देखते हैं कि कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बीच में तो स्पेस है, खाली स्पेस। और अगर खाली स्पेस, अगर एयर कैपेसिटर मान रहे हैं तो खाली स्पेस है, और खाली स्पेस है तो इसके बीच में तो करंट तो है ही नहीं, है ना, क्योंकि ये करंट जो आ रहा है इस पर चार्ज एक्युमुलेट कर रहा है, वही करंट यहाँ पे माइनस चार्ज आ जा रहा है क्योंकि यहाँ से चार्ज बाहर निकल रहा है। तो ऐसा माना गया, मैक्सवेल साहब ने ऐसा कहा कि कोई ना कोई
ऐसा चीज तो है जो क्या कर रहा है, यहां से यहां पर करंट को डिस्प्लेस्ड कर दे रहा है। क्योंकि अगर ये इस तरीके का सर्किट होता, अगर इस तरीके का कुछ होता तो करंट कभी भी फ्लो नहीं होता, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। लेकिन इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है जो जिसके कारण यहां से करंट यहां पर क्या हो जा रहा है, डिस्प्लेस्ड हो जा रहा है। दैट इज बेसिकली नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। उसी का उन्होंने नाम रखा डिस्प्लेसमेंट करंट। क्यों? क्योंकि ध्यान से अगर आप देखें कि जैसे जैसे यहाँ पे चार्ज आता जाएगा, एक्युमुलेट होता चला जाएगा, वैसे वैसे इसके बीच में जो स्पेस है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होने लगेगी, चेंज होने लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होने लगेगी जैसे जैसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है, उसी को ही उन्होंने बोला था आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। कुछ है नहीं, बस यही समझना था कि यहाँ जो करंट है वो करंट किसके कारण आ रहा है। तो चार्ज के इस प्लेट पर चार्ज जब चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, वेरीज कर रहा है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट करंट है ना। और भी एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, उन्होंने क्या रहा, मैग्नेटिक नीडल रख के देखा था। यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल रख के देखा तो उन्होंने देखा कि जब मैग्नेटिक नीडल हमारा रखते हैं इस कैपेसिटर के बीच में, तो वो मैग्नेटिक नीडल क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। और कोई भी मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट तभी करता है जब वहाँ पर क्या होता है, देयर इज मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन। जब कभी भी उस रीजन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है तो वहाँ पर मैग्नेटिक नीडल क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पर दिमाग लगाया गया कि अगर हम यहाँ पर रखते हैं, यहाँ कोई करंट तो है नहीं, अगर कोई करंट है नहीं कैपेसिटर के बीच में, अगर हमारे हिसाब से, तो मैग्नेटिक नीडल हिलना नहीं चाहिए था। और अगर मैग्नेटिक नीडल हिला है, इसका मतलब कोई ना कोई तो करंट है, और उस करंट को ही बाद में नाम दिया गया मैक्सवेल्स करंट या फिर डिस्प्लेसमेंट करंट। क्योंकि मैक्सवेल साहब ने खोजा था तो उसमें मैक्सवेल्स करंट भी बोला जा सकता है। तो आपको समझ में आया होगा आई होप कि क्या है चक्कर यहाँ पर। तो डिस्प्लेसमेंट करंट किसके कारण आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिकली चेंज होने की वजह से आ रहा है। तो इसी डिस्प्लेसमेंट करंट को निकालने की मैं कोशिश करता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ पे होगा कितना। थोड़ा सा स्पेस चाहिए, है ना। चलिए, हो गया। तो ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पर जो करंट आएगा वो करंट तो फ्लो ऑफ चार्ज के वजह से ही आएगा, क्योंकि चार्ज ही क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है उस प्लेट की वजह से, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसे सीधा सीधा ऐसे लिखा गया, डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू द dq अपॉन में dt। क्योंकि चार्ज अगर चेंज ना होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज ना होता, चार्ज की वजह चेंज होने की वजह से ही क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो ध्यान से देखें तो सीधा सीधा मैंने लिख दिया dq अपॉन में dt कि जितना तेजी से हमारा चार्ज चेंज हो रहा होगा उतना तेजी से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पर q की वैल्यू क्या है, अगर आप ध्यान से देखिए, इसका एरिया ऑफ द प्लेट अगर हम बोलते हैं, एरिया ऑफ द प्लेट आपका क्या है, a है। सेपरेशन हमारा इसके बीच का, सेपरेशन प्लेट्स के बीच का सेपरेशन d है। तो ध्यान से अगर आप देखिए इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कैपेसिटर की वजह से होगी तो वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगी। लेकिन सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज जो होंगे इनर वाले सरफेस पे होंगे, और अगर इनर वाले सरफेस पे होंगे तो चार्ज अपॉन में एरिया हो जाएगा q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। तो q की वैल्यू कितनी आ जाती है, q बराबर आ जाती है e a एप्सिलॉन नॉट। इसी की वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं। जैसे इसी की वैल्यू उठा के रखेंगे, जैसे ही रखेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, d dt, और ये क्या हो गया, e a एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट करंट id इज इक्वल टू कितना हो गया, इज इक्वल टू हो गया a एप्सिलॉन नॉट de अपॉन में dt। ठीक बात है। तो d अपॉन dt, क्योंकि एरिया ऑफ द प्लेट कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही चेंज हो रहा है, तो जो कांस्टेंट था मैंने उसको बाहर निकाल दिया। तो ध्यान से देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो करंट आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा तो करंट नहीं आएगा। तो बाद में लोगों को समझ में अच्छा कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा था, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से करंट आ रहा था, और इस करंट की वजह से मैग्नेटिक नीडल हिल रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड था। इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। और हमने फैराडे लॉ में वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड की चेंज होने की वजह से क्या होता है, करंट होता है ना। तो सीधा सीधा ऐसे फ्लक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि फ्लक्स के फॉर्म में आप क्या लिखेंगे कि ए अगर अंदर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डी डी टी ऑफ ई ए, और ई ए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, तो डी फाई ई बाई डी टी, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना। और कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा सरल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, तो अब
हमारे मैक्सवेल साहब ने हमारे एम्पियर्स लॉ को कैसे किया, मॉडिफाइड किया, उसको समझते हैं कि मॉडिफाइड कैसे किया उन्होंने। मैक्सवेल साहब ने मॉडिफाइड इस तरीके से किया कि उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि कोई, अगर आप एम्पीरियल लूप माने, और एम्पीरियल लूप माने तो उसमें से हमेशा क्या फ्लो करे, हमेशा फिजिकल चार्ज ही फ्लो करे, कहने का मतलब फिजिकल करंट ही फ्लो करे। उसमें से हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट भी हो सकता है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट अभी तक तो मान नहीं रहे थे, लेकिन अगर अब मानेंगे तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी हो सकता है। तो अगर अभी हम क्या बोलते हैं कि मान लेते हैं कोई इस तरीके से रीजन है, स्पेस है, इस तरीके से स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, और इसी के अंदर एक वायर रखा हुआ है। वायर को मैं इसी से बना देता हूँ, मोटा, थोड़ा मोटा बना देता हूँ कि अगर ये हमारा वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है ना, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, दिस इज द फिजिकल करंट, ये फिजिकल करंट है, चार्ज के फ्लो करने की वजह से आ रहा है। और एक वायर रखा हुआ है और इसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है जो चेंज कर रहा है। तो अगर आप एक एम्पीरियल लूप मानते हैं इस वायर के चारों तरफ, तो एम्पीरियल लूप मानेंगे चारों तरफ, तो जो एम्पीरियल लूप पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड किसके किसके कारण आएगा, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से भी आएगा। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से आपका डिस्प्लेसमेंट करंट भी आएगा जो इसे लूप से पास कर रहा होगा। जो आपका ये लूप है उससे अगर फ्लक्स चेंज होगा, है ना, तो उस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट भी आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी अंदर पास कर रहा होगा और फिजिकल करंट भी अंदर पास कर रहा होगा। कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट दोनों पास हो रहा होगा। और अगर दोनों पास होगा तो उस केस में आपको अपने लॉ को मॉडिफाई करने की जरूरत है। तो मैक्सवेल साहब ने उस लॉ को कहा कि आप उस अपने लॉ को इस तरीके से लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, और जहां पर आप म्यू नॉट आई सिर्फ लिख रहे थे, आई की जगह पे आप लिख सकते हैं आई सी प्लस आई डी, नेट करंट इनसाइड द लूप। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई टी टी, डिस्प्लेसमेंट करंट म्यू नॉट को मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, और बड़े प्यार से लोग इसे मैक्सवेल्स एम्पियर्स लॉ भी बोलते हैं। तो दिस इज हाउ हमारे मैक्सवेल साहब ने किस तरीके से हमारे एम्पियर्स लॉ को क्या किया था, मॉडिफाई किया था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एम्पियर साहब ने किस तरीके से मॉडिफाइड किया था। उस तरीके से हमारे मैक्सवेल साहब ने फोर इक्वेशन दिए थे पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिफाइन करने के लिए। वो 4 इक्वेशन हमारे पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को क्या कर देता है, बता देता है कि किस तरीके से क्या होगा। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।